नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जनहित के लिए बीमा लोकपाल। तो ये किस तरह की संस्था है, किस तरह से ये काम करती है और जो लोग बीमा कंपनियों से किसी तरह के फ्रॉड के शिकार होते हैं तो उसमें आप किस तरह से इनके थ्रू फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, जो कि बीमा लोकपाल हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बीमा लोकपाल है क्या, किस तरह की ये संस्था है? बीमा लोकपाल का जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये क्रिएट किया गया है फॉर रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स जी, विच डू नॉट गेट रिजॉल्व्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज एट देयर लेवल। यानी जिन लोगों ने इंश्योरेंस ली जिन है, लोगों का इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जी, जिन पॉलिसी होल्डर्स का इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत होता है, शिकायत अलग अलग तरह की हो सकती है। कोई शिकायत होता है, वो शिकायत ना दूर होने के बाद बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जी, डिसाइडिंग द केसेस बिटवीन द कंप्लेनेंट्स, पॉलिसी होल्डर्स एंड द इंश्योरेंस कंपनीज। जी, यानी जिसने पॉलिसी ली है उसके जी। बीच में। और जो पॉलिसी धारक हैं, जिसने भी पॉलिसी ली है, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जी, उनको पॉलिसी के रिलेशन में कोई भी शिकायत हो, उनको क्लेम के रिलेशन में कोई भी शिकायत हो, जी, वो बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत के साथ आ सकते हैं। जी। तो डॉक्टर दिनेश, इसमें किस तरह के बीमा की बात होती है? वो हेल्थ इंश्योरेंस है या किस तरह, कौन कौन से इसमें आप लोग लेते हैं? बीमा लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है, जी, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट और जी। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट, दोनों लाइफ और नॉन लाइफ कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को एंटरटेन करते हैं। जी, नॉन लाइफ में जनरली जो कंप्लेंट्स रहती हैं, वो या तो मोटर कार से रिलेटेड रहती हैं, जी, या हेल्थ इंश्योरेंस से रहती हैं, या थेफ्ट क्लेम्स होते हैं, जी, या लॉसेस ड्यू टू अदर रीजंस। जी। तो सर, जो ये संस्था है, जो बीमा लोकपाल है, इसकी स्थापना की गई, कब की गई और इसका उद्देश्य क्या रहा? क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह की संस्था की स्थापना करने की? बीमा लोकपाल की संस्था का संस्थापन 1999 में हुआ था, जी, एंड इट वाज क्रिएटेड अंडर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एक्ट। जी, बेसिक उद्देश्य इसको स्थापन करने का ये था, जैसे जैसे बीमा कंपनीज का ग्रोथ हो रहा था, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स का ग्रोथ हो रहा था, जी, और उनके ग्रीवेंस भी पॉलिसी ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रहे थे, और उनकी कंप्लेंट्स सेटल नहीं हो पा रही थी। जी, दिस मैकेनिज्म वाज डिवाइस्ड सो दैट द पब्लिक एट लार्ज, जी, पॉलिसी होल्डर्स एट लार्ज, गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। जी। डॉक्टर दिनेश, जैसे अभी आपने यहाँ पर कहा कि एक्सीडेंट से रिलेटेड जो बीमा होता है जी। वो ज़्यादा होते हैं या लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो किस तरह के, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बीमा कंपनियाँ जो करती हैं, या फिर जब कोई एक एग्रीमेंट साइन होता है तो जी। आम अगर जनता को नहीं पता होता कि हाँ इसमें ये चीज़ है, क्या इसकी वजह से कल को उनके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड या कोई दिक्कत आ सकती है? इसका बेसिकली ये है कि जैसे ये बीमा की पॉलिसीज बेची जाती हैं, जी, लाइफ में ये बेची जाती हैं थ्रू एजेंट्स और थ्रू एडवाइजर्स और थ्रू ब्रोकर्स। जी, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑथराइज्ड, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय देम जी, एजेंट्स रहते हैं, एडवाइजर रहते हैं, जो पॉलिसीज को बेचते हैं आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ पॉलिसीज। जी, पहले वो पॉलिसी, जिसको पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं कोई भी, उसको पहले बताया जाता है कि पॉलिसी के बारे में बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिटेल में नहीं बताते हैं उसको, और कुछ बताते हैं वो गलत होता है। जी, पॉलिसी के फीचर्स, एक्चुअल पॉलिसी के फीचर्स अलग होते हैं, और जो उनको बताया जाता है वो डिफरेंट होता है, जी, जिससे कि पॉलिसी लेने वाले को बाद में तकलीफ होती है, बाद में दिक्कत होती है। जी, लाइफ में मिस सेलिंग एक बड़ा कारण है कंप्लेंट्स का। मिस सेलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट के थ्रू या डायरेक्टली जी, जो प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनको बड़े बड़े लालच की बात दिखाई जाती है टू अट्रैक्ट देम टू इन्वेस्ट इन द पॉलिसी।
जी, या फिर कुछ पॉइंट्स और ऐसे जो हो नॉन सकते लाइफ हैं। में जो पॉलिसीज हैं जी। उनको बेसिकली या तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट में डिले करती है जी। या उनके क्लेम पूरे सेटल नहीं करती है, या उनको ग्रीवेंस मिस सेलिंग का भी हो सकता है जी। कि ये पॉलिसी कुछ कहने के बाद, कुछ लालच देने के बाद उनको बेची गई है, या फिर जब जो लिखा गया है उसका जो मतलब लिखा कुछ गया और है, होता जो है और लिखा गया है और जो बताया गया है उसमें हाँ, बहुत फर्क होता दोनों है, में फर्क उसमें रहता बहुत है। फर्क होता है। जी। दैट इज द मेन रीजन फॉर कंप्लेंट्स इन लाइफ सेक्टर। जी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली कंप्लेंट्स जो आती हैं जी। दे रिलेट टू मिस सेलिंग। जी, यानी कि जब अगर पॉलिसी धारक अगर जब साइन कर रहा है तो वो चीज़ों को पढ़े ब्रीफली कि इसका मतलब क्या है और क्या इसका मतलब निकल सकता है। बेसिकली पॉलिसी धारक का भी जिम्मेवारी है जी। कि जैसे ही उनके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है उसको डिटेल में पढ़ा जाए। जी। कम से कम उसके जो बेसिक फीचर्स हैं जी। वो जरूर पढ़ने चाहिए, जैसे कितने साल की पॉलिसी है, कितना उसको प्रीमियम देना है, जी। उसका मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, उसका सम एश्योर्ड कितना है, उसको बोनस क्या मिलेगा, जी। उसको टर्मिनेशन पे क्या मिलेगा, उसको प्री मैच्योर टर्मिनेशन पे क्या मिलेगा, जी। ये सब उसको देख लेना चाहिए। और अगर उसको लगता है कि जो बताया गया है और जो इसमें लिखा गया है वो गलत है तो उसको इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी को डालनी चाहिए। जी। इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको सेटल नहीं कर पाती है तो ये बीमा लोकपाल की इंस्टीट्यूशन जो है ये क्रिएट की गई है उसको सेटल करने के लिए। जी। तो डॉक्टर दिनेश, जो ये बीमा लोकपाल है ये कोई सरकारी संस्थान है या प्राइवेट है, किस तरह किसके साथ मिलकर ये काम करता है? बीमा लोकपाल बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। जी। ये जो गवर्नेंस जो इसकी की जाती है वो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग से होती है। जी। और बेसिकली इसको एडमिनिस्टर करने के लिए IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस बनाई गई है। जी। तो सर, जो ये बीमा लोकपाल है इसका कार्य क्षेत्र क्या है? क्या ये जो संस्था है सिर्फ चंडीगढ़ में ही है या कहीं और पर भी है? At present, there are 17 offices of insurance ombudsman all over India, जी। located in different states, and Chandigarh is also one of the insurance ombudsman center. जी। तो जो सर जो 17 आपने कहे हैं, जो 17 आपने कार्य क्षेत्र कहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? ये 17 डिफरेंट स्टेट्स में हैं, जैसे दिल्ली में है, जी। यूपी में नोएडा में है, लखनऊ में है, और गुजरात में अहमदाबाद में है, उत्तराखंड में कोई सेंटर नहीं है, राजस्थान में जयपुर में है, ये तमिलनाडु में चेन्नई में है, जी। और कर्नाटका में बेंगलोर में है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में है। जी। तो सर, जैसे किसी की अगर कंप्लेंट रहती है तो क्या हर जगह पर वहाँ के उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बने हुए हैं या फिर चंडीगढ़ में ही मेन हेडक्वार्टर है, यहीं पर उसे कंप्लेंट करनी है? चंडीगढ़ जो सेंटर है, चंडीगढ़ सेंटर जो बीमा लोकपाल का चंडीगढ़ सेंटर है, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रहने वाले पॉलिसी होल्डर्स की कंप्लेंट्स को डील करता है। जी। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी आती है। जी। यहाँ पे रहने वाले पॉलिसी होल्डर्स जो हैं जिनको किसी भी तरह की बीमा कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत है, दे कैन अप्रोच चंडीगढ़ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस। जी। द कंप्लेंट्स जो फाइल करनी होती है वो उनको राइटिंग में फाइल करनी होती है कंप्लेंट। जी। तो सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आजकल सभी को थोड़ा सा यानी ट्रांसफरेबल किसी की जॉब रहती है, कोई चंडीगढ़ का रहने वाला है, उसने पॉलिसी यहाँ पर ली है लेकिन वो रह कहीं हिमाचल में या नॉर्थ के किसी और एरिया में रह रहा है, तो उसका कंप्लेंट करने का तरीका क्या रहेगा? कंप्लेंट एंटरटेन करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। जी। एक क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे पॉलिसी होल्डर रहता है वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जी। एक ये क्राइटेरिया है कि जहाँ पे पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। जनरली इफ ए पॉलिसी होल्डर गेट्स ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस एंड दैट प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन द पॉलिसी, he can file a complaint in the jurisdiction, in his jurisdiction. Suppose किसी पॉलिसी होल्डर ने चंडीगढ़ से पॉलिसी ली है, जब पॉलिसी ली वो चंडीगढ़ में रहते थे जी। और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया है दिल्ली में जी। तो ही कैन अप्रोच दिल्ली ओम्बड्समैन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ हिज कंप्लेंट। ओके, तो वहाँ पर जो है उसकी उसकी कंप्लेंट वहाँ पे एंटरटेन की जाएगी। जी। तो अगर वो यहाँ पे फाइल करता है कंप्लेंट तो ये कंप्लेंट यहाँ से ट्रांसफर होकर दिल्ली ऑफिस में जा सकती है उसकी रिक्वेस्ट पे। जी।
तो यानी इसे थोड़ा सा अवेयर होना होगा। तो अगर ट्रांसफरेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ट्रांसफरेबल। तो सर इसके अलावा जैसे कि कोई आपकी वेबसाइट हो, कोई अलग से साइट हो या आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो जहाँ पर जो शिकायत करता है वो देख सके? ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है बीमा लोकपाल की साइट पे ecoi.co.in है। सर थोड़ा धीरे, थोड़ा आप जी, बताएंगे? बीमा लोकपाल की साइट है, बीमा लोकपाल चंडीगढ़ की साइट है, जी। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। जी उन पे बात क्लैरिफिकेशन के लिए की जा सकती है, जी। so that the procedure for filing the complaint can be explained to the complainant. सर जो वेबसाइट है वो किस नाम से है? वेबसाइट ecoi.co.in, जी बीमा लोकपाल .ecoi.co.in। जी। तो जो शिकायत कर सकता है वो कौन कर सकता है? जिसने पॉलिसी ली है सिर्फ वो ही शिकायत कर सकता है या कोई और भी शिकायत कर सकता है, परिवार का कोई और सदस्य या? जनरली जो एग्रीव्ड पर्सन है, जी जो एग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर है, ही हैज़ द फर्स्ट राइट टू फाइल द कंप्लेंट। जी उसके बाद उसका लीगल हेयर, जी उसका नॉमिनी, इन केस द कंप्लेंट इज नॉट बीइंग फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। जी सपोज एक कंप्लेनेंट बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, उसने पॉलिसी ली है यहाँ पे, उसके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ही कैन ऑथराइज हिज चिल्ड्रन जी टू फाइल द कंप्लेंट हु आर द नॉमिनीज इन द पॉलिसी, जी और उसके लीगल हेयर फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट पॉलिसी होल्डर के, या नॉमिनी फाइल कर सकते हैं, या असाइन की हो किसी को पॉलिसी वो फाइल कर सकता है पॉलिसी। जी। तो सर इसमें कोई टाइम लिमिट रहती है कि कितने समय में सिर्फ जो है शिकायत की जा सकती है? जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई बाहर रह रहा है और उसमें कोई 3 महीने या 6 महीने का कोई समय हो। कंप्लेंट फाइल करने के लिए प्रोसीजर डिफाइन किया गया है, जो कि ओम्बड्समैन रूल्स 2017 में है, डिफाइन किया हुआ है। कोई भी कंप्लेनेंट, जैसे मैंने अभी बताया, जिसको ग्रीवेंस है लाइफ सेक्टर में या नॉन लाइफ सेक्टर में, ही कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर फाइलिंग ए कंप्लेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट। फर्स्ट ही हैज टू फाइल अ कंप्लेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। पहले उसको अपने ग्रीवेंस को इंश्योरेंस कंपनी के पास रखना पड़ेगा, जहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर डेजिग्नेटेड है फॉर ईच इंश्योरेंस कंपनी। वो पॉलिसी में लिखा होता है कंडीशन में कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को आपको कंप्लेंट करनी है पहले। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से उसको रिप्लाई आएगी, आइदर देयर विल बी रिप्लाई टू दैट ग्रीवेंस और देयर विल बी नो रिप्लाई। देन ही हैज टू वेट फॉर 1 मंथ आफ्टर फाइलिंग द कंप्लेंट टू द ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। जी, यानी पहले उसे एक प्रोसीजर जो है वो पूरा करना पड़ेगा। डायरेक्ट वो आपको कंप्लेंट नहीं कर सकता। अगर वहां पर सुनवाई नहीं हो रही तो उसके बाद वो आपके पास कंप्लेंट करेगा। जी जी। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से अगर 1 महीने में जवाब नहीं आता है जी, या जवाब आता है वो सेटिस्फाइड नहीं है उस जवाब से, या उसकी कंप्लेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है जी, तो वो बीमा लोकपाल के पास आफ्टर वेटिंग फॉर 1 मंथ of his writing letter to the grievance redressal officer, then he can file a complaint to the insurance ombudsman। बीमा लोकपाल को कंप्लेंट फाइल कर सकता है वो जी 1 महीने के बाद, और दैट कंप्लेंट हैज टू बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ही रिसीव्स ए रिप्लाई और ही डजंट रिसीव ए रिप्लाई। जी। तो सर इसमें कुछ अमाउंट का भी रहता है? सभी हमने तो समय की बात करी कि कितने समय में कर सकता है। 1 महीने तक अगर उसे जवाब नहीं आएगा तो 1 साल तक के अंदर वो आपको कंप्लेंट कर सकता है। तो कुछ अमाउंट का रहता है कि कितनी राशि तक का अगर बीमा हुआ है तो ही वो आपको कंप्लेंट कर सकेगा? बीमा लोकपाल को एक फाइनेंशियल लिमिट दी गई है जिसके अंदर ही रह के वो केस डिसाइड कर सकते हैं। जी। बीमा लोकपाल 30 लाख तक के क्लेम्स डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें या तो क्लेम अमाउंट 30 लाख हो या सम एश्योर्ड 30 लाख हो। 30 लाख से बियॉन्ड बीमा लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जी। तो जो बीमा से संबंधित किस किस तरह की शिकायतें रहती हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर हो कि सिर्फ इसी तरह की शिकायत वाला व्यक्ति ही बीमा लोकपाल के पास आ सकता है? बीमा लोकपाल, जैसे मैंने अभी बताया है कि बीमा लोकपाल बेसिकली जो कंप्लेंट्स रहती हैं बीमा कंपनी के अगेंस्ट, जो कंप्लेनेंट्स फाइल कर सकते हैं वो या तो मिस सेलिंग की होती है कि पॉलिसी कुछ कहकर बेची गई है और पॉलिसी में वो डिफरेंट पाया गया है, या फिर वो नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम की होती है कि उसने कुछ क्लेम फाइल किया
जी। सपोज किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी चोरी करने के उसने कंप्लेनेंट ने सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हैं, जी। like filing of FIR and everything has done, but still the complaint has not been decided by the insurance company. His claim has not been done by the insurance company. जी। Then he can file a complaint to us. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में है, पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ, जी। उसका ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट लेने के बाद डिस्चार्ज के बाद उसने अपना क्लेम फाइल किया अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी उसको डिसाइड नहीं करती है, या उसको रिजेक्ट कर देती है, या उसको पार्शली सेटल करती है। जी। दैट रिमेन्स एन इशू against which he can come to the insurance ombudsman. जी। Then there are cases of deficiency of service. जी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पॉलिसी सर्व नहीं की है, आपने प्रीमियम जमा कर दिया है। जी। Once you deposit the premium, the policy document has to be issued by the insurance company. जी। In some cases, the complainants don't receive the policy document. ओके। That is a case of deficient service, जी। against which the complainant can come to the insurance ombudsman. यानी तो जिसमें बेसिकली जो इश्यूज हैं, या तो मिस सेलिंग का है लाइफ में, जी। नॉन लाइफ में क्लेम सेटलमेंट का है, पार्शियल सेटलमेंट का है, रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्स का है, और नॉन रिसीट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जी। और उसको बताया कुछ गया है। और कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी कंडीशंस में कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जी। जिसको समझना नॉर्मल उसके लिए यानी लीगल हम भाषा इंटरप्रिटेशन इस करना तरह की बहुत लिखी रहती है कि समझ नहीं आती। समझना मुश्किल होता है उसके जी। लिए। एक चीज़ और जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी डॉक्टर दिनेश ने कही जी। कि आपको उसी समय आपके पेपर्स ज़रूर लेने हैं। कई बार हम थोड़ा सा लापरवाही कर जाते जी। हैं, या कि समय नहीं है, चलो हम बाद में ले लेंगे। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आपने एक बार प्रीमियम जमा करा दिया तो आपको वो डॉक्यूमेंट साथ के साथ रिसीव जी। करने हैं, नहीं तो उसमें आप ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने प्रीमियम जमा करवाया है, जिसने पॉलिसी लेने के लिए प्रीमियम जमा जी। करवाया, ही मस्ट हैव द पॉलिसी डॉक्यूमेंट आल्सो। जी। इफ ही डजंट रिसीव द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम, जी। जनरली दे रिसीव द डॉक्यूमेंट विद इन 10-15 days. ओके। If they don't receive it, they should immediately approach the insurance company. जी। तो डॉक्टर दिनेश, कोई वाकया या कोई ऐसा कोई केस जो आपके पास आया हो, कुछ खास तरह का, जिसे आपने सुलझाया हो या सॉर्ट आउट करने में कंप्लेनेंट की हेल्प की हो? एक्चुअली बीमा लोकपाल का जो काम है वो बेसिकली एक काफ़ी जुडिशियल काम है। जी। बीमा लोकपाल के डिसीजंस जो भी होते हैं, दे हैव टू बी फेयर एंड आफ्टर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जी। उसमें यह है कि हम पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं कंप्लेनेंट को भी और जी। बीमा कंपनी को भी अपना पक्ष रखने के लिए। जी। उनका पक्ष सुनने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। जी। ऐसे कुछ केसेस रहते हैं जी। जिसमें it is not always that the insurance companies are on the wrong. जी। There are certain cases जी। where the complainants also file claims जी। which are fraudulent claims जी। or which are not in accordance with the terms and conditions of the policy. ओके। Suppose जैसे कुछ केसेस ऐसे आते हैं, कि एक पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया है फॉर ए जी। पर्टिकुलर पीरियड। जी। उसके बाद मैं ये कोविड से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। उसके बाद ड्यू टू दिस पैंडेमिक हिज पॉलिसी वाज गोइंग टू एक्सपायर ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड। जी। पॉलिसी का एक टर्म रहता है। जी। हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली जो पॉलिसी होती हैं वो 1 साल के लिए इशू होती हैं, जी। और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में टर्म स्पेसिफाइड रहता है। जी। जैसे 1 साल के अंदर सपोज उसने मार्च 2019 में पॉलिसी लिया, जी। और मार्च 2020 में नेक्स्ट पेमेंट का ड्यू डेट था उसका। जी। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सर्टेन रिलैक्सेशन वर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। बिल्कुल। एक्सटेंडिंग द डेट फॉर डिपॉजिटिंग द प्रीमियम। जी। उसके अनुसार इंश्योरेंस कंपनी ने 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया फॉर जी। पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। जी। Despite payment of the premium by online mode, there have been cases where the insurance companies had not issued the policies ओके। from the back date, जी। which they were supposed to do
एज पर द गाइडलाइन इश्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे मैं क्लेम्स की बात करता हूँ, गलत क्लेम्स की बात करता हूँ। कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जैसे ये हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम्स हैं। जैसे डॉक्टर दिनेश, अभी आपने बताया कि कोविड से रिलेटेड आपने कोई पॉलिसी की भी बात बताई, कोई एक पर्टिकुलर वाकया, बेशक आप वहाँ पर नाम और जगह मत मेंशन कीजिएगा, कोई एक पर्टिकुलर वाकया जो इस तरह का रहा हो और आपने उसे सुलझाया हो। अभी रिसेंटली एक हमारे पास एक ऐसा केस था जी। जिसमें अभी हमने कुछ दिन पहले ही, चंद दिन पहले ही उसको सुना है। जी। उसमें कंप्लेनेंट की वाइफ वाज द पॉलिसी होल्डर जी। along with his children and all that। जी। कंप्लेनेंट की वाइफ ने पॉलिसी लेने से पहले डिस्क्लोज किया था जी। कि 3 साल पहले, 4 साल पहले, दिस इज ए केस ऑफ हेल्थ पॉलिसी। जी। 3-4 साल पहले उसको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। ओके। दैट वाज डिस्क्लोज इन राइटिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी। ओके। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन नॉर्म्स एंड ऑल दैट। जी, बिल्कुल। उसमें वंस यू डिस्क्लोज समथिंग दैट गेट्स इंडोर्स इन द पॉलिसी में इंडोर्स होते। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उसकी पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर, जी। उसकी पॉलिसी जो इशू हुई थी फर्दर रिन्यू करने से मना कर दिया। जी, जबकि उसने वो मेंशन की थी जबकि बात। उसने पहले डिस्क्लोज कर रखा था उसने। जी। एंड ही हैज सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ओके। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसे सबमिट किया है। जी। तो नेचुरली द कंप्लेनेंट इज नॉट रॉन्ग, बिल्कुल। इट इज ए डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जी। नॉट टू इशू द पॉलिसी वंस एवरीथिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड टू हिम। जी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली मेडिक्लेम के कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जी। पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में जी। which doesn't have the necessary infrastructure ओके। to treat that particular type of patient। जैसे कहा जाता है कि वहाँ To पर treat that 7 बेड particular होने type of- चाहिए Suppose या इतना होना किसी को चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम है जी। and he will go to a clinic जी। or a nursing home and he will get the documents prepared from that clinic। जी। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी ठीक होती है रिजेक्ट करने के लिए बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ हॉस्पिटल इज नॉट फुलफिल्ड। जी, बिल्कुल। देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस लाइक दैट आल्सो। तो देयर आर जो डिफरेंट टाइप्स, जो आपने जैसे ये अभी गाड़ी की देयर आर इंस्टांसेस बिकॉज whenever the claim is decided, it is decided on the basis of the evidence जी। or the basis of the documents। जी। लोग गाड़ी का क्लेम डालते हैं, गाड़ी की थेफ्ट का क्लेम डालते हैं। जी। पॉलिसी में जबकि क्लियरली ये प्रोवाइडेड है जी। कि द पॉलिसी होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ गार्ड ऑफ हिज व्हीकल। जी। जैसे गाड़ी है, जी। आप उसको कहीं पे पार्क करके चले जाओगे, जी। विच इज एन अनऑथराइज्ड प्लेस, and the car or vehicle, any vehicle gets stolen from that place, जी। so the insurance company liability doesn't remain ओके, यानी उसमें जो इंश्योरेंस because you कंपनी have है to वो पे take care नहीं of the करेगी। vehicle and all that। जी, If you are parking in an authorized parking and you have got a due receipt for that, for जी। parking and all that, then insurance company directly responsible for giving the claim। ओके। तो डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर कोई जो इस तरह की शिकायत रहती है, इसके लिए किसी वकील का होना ज़रूरी रहता है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जिसमें वकील को परमिशन नहीं है केस फाइल करने के लिए। जी। क्योंकि कंप्लेंट, जैसे मैंने बताया, हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट और हिज लीगल हेयर्स। जी। देयर इज नो रोल ऑफ एडवोकेट्स जी। इन द एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड दे आर यानी नॉट जो एक परमिटेड। शिकायत करता They है are not और जो permitted बिल to file the लोकपाल है वो complaint। दोनों मिलकर ही इसे Complaints सुलझाते filed by हैं। the advocates are not entertained। जी। तो इसमें डॉक्टर दिनेश, कोई आप लोगों की कोई अपनी फीस रहती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस रहती है? ओम्बड्समैन का सिस्टम इज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इज टोटली फ्री। जी। देयर इज नो फी एट एनी स्टेज ऑफ द एंटायर प्रोसीजर। ओके। तो अगर किसी शिकायतकर्ता ने कहीं कंज्यूमर कोर्ट में पहले शिकायत की हो, जी। तो उसके बाद क्या वो यहाँ पर लोकपाल बिल में यहाँ पर शिकायत कर सकता है? अगर कंज्यूमर कोर्ट में सिमिलर इशू पे फाइल किया हुआ है केस, जी। तो फिर बीमा लोकपाल के कंप्लेंट नहीं फाइल की सकती है। अगर फाइल होती है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। जी। तो यानी ये उसे मेंशन करना उसे होगा। मेंशन करना, ही हैज टू गिव ए डिक्लेरेशन जी। that he has not filed any complaint either with the consumer firm or जी। any other court जी।
he has to declare it before hearing or before submitting the complaint. बहुत अच्छे डॉक्टर दिनेश, आपने यहाँ पर जो बीमा से संबंधित जानकारी दी जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर Thank you so दिनेश ने यहाँ पर बीमा से संबंधित बहुत सी चीज़ें हमें बताई कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें रहती हैं कि कभी इस भाषा में लिखी गई रहती हैं जो आपको समझ नहीं आती। तो पॉलिसी साइन करने से पहले उसे आप पूरी तरह से पढ़ें। अगर आपको खुद समझ नहीं आता तो आप किसी समझदार व्यक्ति या किसी वकील की सहायता से आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी आपको समस्या रहती है उसके बाद तो आप बीमा लोकपाल से उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।